मुस्कुरा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमने आपको 2 रोज़ कबल बताया था ईरान में वो जो मॉरलिटी पुलिस है उन्होंने एक लड़की को पकड़ा क्योंकि उसने हिजाब सही तौर पर नहीं पहना था लेकिन बकौल उनके सही तौर पर नहीं पहना था। उसे पुलिस थाने ले गए, उसके ऊपर तशद्दुद किया, वो लड़की कोमा में चली गई और बाद में वो लड़की मर गई, हलाक हो गई। अब इस वाक़े को देखकर ईरान में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। लड़कियां बल्कि लड़के तक भी, यानी मर्द हजरात भी लड़कियों की हिमायत में सड़कों पर आ गए हैं और सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको ऐसे कवानीन ख़त्म करने चाहिए। ये लड़कियों के ऊपर या औरतों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो जिस तरह के चाहें हिजाब पहने या जिस तरह चाहें पहने या न पहने। These Iranian women firmly believe it is the latter. They are on the streets protesting against Iran's hijab mandate. Here it is compulsory to cover your head. Taking off the hijab is a punishable offence. The protests were triggered by the custodial death of a 22-year-old Kurdish woman. Her name, Mahsa Amini. Her crime, not wearing the hijab properly. Amini was detained by Iran's moral policing brigade. They assaulted her inside the van, pushing her into a coma. She passed away last week. Iran's government has tried to twist the whole incident. They claim Amini had a pre-existing health condition, that she died of heart failure while in custody. But the CT scans tell a different story. Amini's skull had been fractured and there was evidence of a hemorrhage. Her family also maintains that she had no medical condition. The Iranian public joined the dots. For 3 days they have been taking to the streets of Iran. The protests have been the fiercest in the northern Kurdish region. Security forces responded with violence. They opened fire to disperse the protesters. At last count, around 5 people had been killed. The protests pose a significant challenge to the Iranian regime. For starters, they have galvanized the women here. They have opposed the hijab mandate for years. लेकिन अब तक तो खैर सरकार इस मुतालबे से इनकार कर रही है। उनका ये तक कहना है कि मार की वजह से या तशद्दुद की वजह से वो लड़की जो है वो हलाक नहीं हुई, जबकि उसकी जो तस्वीर आई हैं या उसके जो वीडियोस आए हैं सोशल मीडिया पर, उससे सीधा ज़ाहिर होता है कि उसको बहुत मारा गया। अच्छा, ख़ास बात ये है कि वो लड़की कुर्द है और ये जो कुर्द है ना, ये ईरान के शुमाल मगरिब में रहते हैं, कुछ शाम में भी रहते हैं, इराक़ में भी रहते हैं, तुर्की में भी रहते हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये कुर्द भी हकीकत में एक लिहाज से बलोच ही हैं। लेकिन ये क्योंकि कई ममालिक में फैले हुए हैं इसीलिए उनका कोई अलग से मुल्क नहीं है। वो गाहे बगाहे इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमें अपना कुर्दिस्तान देना चाहिए, लेकिन कोई भी मुल्क उनको अपनी अराज़ी में से कोई टुकड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की में तो उनके ऊपर बहुत सारे मज़ालिम भी होते हैं। अच्छा, अभी ये जो लड़की है जिसका नाम था महासा अमीनी, इसके मरने के बाद ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ईरान में, तो अभी इसका हम मुआवजा करते हैं। हिंदुस्तान की जो लड़कियां हैं वो मुजाहरे करती हैं कि हमें हिजाब पहनने की इजाज़त दे दीजिए। हमने आपको भी पहले भी बताया था कि वो कर्नाटका के सरकार ने ये कानून बनाया था कि जो
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तालीमी अदारे हैं, उनके अंदर स्टूडेंट्स को, तलबा को जो यूनिफॉर्म उनके लिए मुख्तस की गई है वही पहनना पड़ेगी। लेकिन मुसलमान लड़कियों का चंद, सभी नहीं कह सकते, चंद मुसलमान लड़कियों का ये डिमांड थी या मुतालबा था कि उन्हें उस यूनिफॉर्म के ऊपर जो हिजाब पहनने की इजाज़त देनी चाहिए। पहले तो सरकार ने मना कर दिया, कर्नाटक सरकार ने, फिर वो कर्नाटक हाई कोर्ट में गई और वहाँ पर भी वो केस जीत न सकी। अभी उनका केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर गौर है और वहाँ पर सरकारी साइड की तरफ से बात करते हुए अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि हिंदुस्तान में तालीमी अदारों में जो ड्रेसेस हैं वो सेक्युलर होती हैं, उससे किसी का जो रिलीजियस एफिलिएशन क्या है उसका कुछ पता नहीं चलता और पता चलना भी नहीं चाहिए। जैसे अगर कोई हिंदू लड़की होगी तो उसे ऊपर गेड़वा या भगवा शाल पहनने वगैरह की कोई इजाज़त नहीं है। मतलब ये कि एक मर्तबा स्कूल या कॉलेज के अंदर तालिब इल्म या तालिबा पहुंच गई तो फिर उसकी जो रिलीजियस एफिलिएशन क्या है उसका कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नाज़रीन, हिंदुस्तान की एक अदाकारा है प्रियंका चोपड़ा। आपने शायद उसकी कुछ फिल्में भी देखी हों। पहले हिंदुस्तान में कई साल से, तकरीबन 15-20 साल से वो यहाँ पे काम कर रही थी। फिर वो यहाँ से हॉलीवुड चली गई और हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी उसने काम किया है और वहाँ की अमेरिका के जो टेली सीरियल्स हैं उसमें भी उसका एक मशहूर टेली सीरियल है क्वांटिको, उसमें वो FBI एजेंट बनी है। तो प्रियंका चोपड़ा जो है वो यूनाइटेड नेशंस की, यूनिसेफ की जो ब्रांड एम्बेसडर है। तो उसने 2 रोज़ केबल यानी पीर के रोज़ उसने अक़वाम मुत्तहिदा में एक जलसे से ख़िताब किया और उसमें उसने ये कहा कि आजकल जो हमें ग्लोबल सॉलिडरिटी है उसको उसकी बहुत ज़रूरत है, उसकी अशद ज़रूरत है। और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया अभी यूँ कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर तो खैर आज़ाद नहीं हुई, लेकिन 2 साल के लिए, तकरीबन कम से कम 2 साल के लिए कोरोना से मुकाबला करती रही। और उसके बाद अभी ये जो क्लाइमेटिक जो डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत शदीद बरसातें हुई और सैलाब आया है, तो ऐसे हालात में बकौल उसके प्रियंका चोपड़ा के सारी दुनिया को चाहिए कि मिल बैठें और एक दूसरे के जो भी तकालीफ हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। उसने आखिर में अपना ख़िताब ख़त्म करते हुए ये अल्फाज कहे, मैं उनको हरफ बहरफ पढ़ रहा हूँ। वी ओ इट टू आवर पीपल, वी ओ इट टू आवर प्लेनेट। नाज़रीन, कल अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की अफवाज, शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान की अफवाज पर अफ़गानिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में एक सिपाही हलाक हो गया। अब पाकिस्तान तो वैसे पूरी दुनिया में इस तरह बातें करता है कि जैसे अफ़गानिस्तान उसका ही इलाका है या अफ़गानिस्तान उसका सगा भाई है, उम्मत मुसलमान से ताल्लुक़ रखता है, अफ़गानिस्तान के लिए पूरी दुनिया से मुतालबा करता है कि उसकी मदद की जाए रिहेबिलिटेशन में। लेकिन अफ़गानिस्तान वाले उसके बदले में वो तो यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान को जैसे किसी खातिर में नहीं लाते। 1894 में अंग्रेज़ों ने, उस वक़्त तो हिंदुस्तान था ये पूरा, तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदें मुतय्यन की थी और उसके लिए उन्होंने ड्यूरांड लाइन, जिसका नाम दिया गया था, वो खींची थी, जिससे
इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद का तयन होता है, लेकिन अफ़गानिस्तान उसको बिल्कुल नहीं मानता। और जब कभी पाकिस्तानी अफवाज ने उसके ऊपर खारदार तारें लगाने की कोशिश की है तो तालिबान आके वो तारें उखाड़ कर फेंक देते हैं। अच्छा, इसके बदले में पाकिस्तान तो ये हमेशा ये कहता है हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, यानी पहले पाकिस्तानी नहीं है, वो पहले मुसलमान है। और इसके लिए हद तो ये है कि अगस्त के महीने के आखिर में जब भी दुबई में एशिया गेम्स हो रहे थे, एशिया कप का 2020 का, तो उसमें जब भी वो जो पहली मैच हुई और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था, तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी मौजूद थे, लेस्टर शहर है एक ईस्ट में इंग्लैंड के, और वहाँ पर ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहुत रहते हैं जो माइग्रेट करके गए। अब तो वो हकीकत में इंग्लैंड के सिटीजन्स हैं, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानी पहले अपने आप को मुसलमान समझते हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने उन्हें हिंदुओं के ऊपर हमला कर दिया और बात यहाँ तक बढ़ गई। फिर उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों तक पर हमला कर दिया और उन्हें फिज़िकल लॉस भी पहुँचाया। अब खैर अभी वो तो इंग्लैंड है, वहाँ की पुलिस ने फिर उनके ऊपर कार्रवाई की, बहुतों को गिरफ़्तार भी किया है, और वो जो अमन कमेटियाँ हैं उनकी मीटिंग्स वगैरह काल की है। और फ़िलहाल तो खैर उधर अमन अमान है, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे लग रहा है कि पाकिस्तानी मुसलमान जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको हिंदुओं के ख़िलाफ़ जैसे कोई बुग़्ज़ है, और खुदा न करे कोई मौका मिल जाए तो वो अपना गुस्सा उनके ऊपर उतारने से किसी भी लिहाज से चूकते नहीं। कल मरियम नवाज़ की सुनवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो क्या है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब उसने इसके नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी निकाली थी और केस बनाया था कि उसने चोरी करके जो पैसा कमाया है उससे उसने लंदन में फ्लैट्स ख़रीदे हैं। तो इसके लिए उसके साथ साथ फिर मरियम नवाज़ को भी घसीट लिया था उस केस में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो उसके ख़िलाफ़ केस चालू है मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, उसको क्वाश करने के लिए मरियम नवाज़ की दरख्वास्त है उसमें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस निकाला था, तो नैब की तरफ से सरकारी वकील पेश हुआ, और जब नैब वालों से ये पूछा गया कि आप ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, और उसके फिर मतलब सपोर्ट में फिर मरियम नवाज़ के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आपके पास इसके लिए सबूत क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट में ये साबित कर लिया गया था कि नवाज़ शरीफ ने सरकारी फंड्स में खुरबुर्द की है और उससे ये फ्लैट ख़रीदे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उससे पूछा कि भाई ये तो आपका कहना हुआ ना, JIT भी आपकी हुई, नैब भी आपकी हुए, हमारे पास आप क्या सबूत लाए हैं? हमारे पास वो सबूत लाइए, पहले प्रूव कीजिए कि उसने किसी भी किस्म की बेईमानी की या खुर्द-बुर्द की है, और उसके बाद वो जो फ्लैट हैं लंदन में, वो फ्लैट नवाज़ शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं या मरियम नवाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी आपको साबित करना है। खाली आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप कहेंगे कि ये फ्लैट नवाज़ शरीफ का है तो आपके कहने से वो उसका नहीं हो जाएगा, उसकी मिल्कियत नवाज़ शरीफ की है, ये आपको साबित करना है। और जब तक आप ये साबित नहीं कर सकते, आपके कहने की कोई वक़ीयत नहीं है। खैर कल तो नायब वाले इससे ज़्यादा कुछ न बोल सके और फिर उन्होंने दूसरी तारीख की एडजमेंट की एप्लीकेशन दे दी। लेकिन मरियम नवाज़ ने बाहर निकल के प्रेस वालों से बोला
मतलब जो खिताब किया उसमें उसने ये बताया कि ये सभी विच हंटिंग था जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ गुज़रे कई सालों से पाकिस्तान में जारी है। नाज़रीन, आपको शायद याद हो, हमने तो खैर अभी जब से हमने ये देना शुरू किया है तब उसका ज़िक्र नहीं आया। पाकिस्तान के एक चीफ़ जस्टिस हुआ करते थे, साकिब निसार। उन्होंने ये मुहिम चलाई थी कि पाकिस्तान को ज़्यादा डैम्स की ज़रूरत है, वो जो नदियों के ऊपर बनाते हैं जिससे बिजली भी पैदा होती है। ये अलग हकीकत है कि एनवायरनमेंटलिस्ट जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन साकिब निसार ने उसके लिए मुहिम चलाई थी और फिर उसने फ़ंड रेज़ भी किए थे और कम से कम 1000 करोड़ रुपया उसने इकट्ठा किया था। अब उसको कई साल हो गए हैं, अब तक न तो साकिब निसार का कोई पता है, न उसके 1000 करोड़ का पता है, न ये पता है कि आखिर वो पैसा उसने कैसे खर्च किया, कहाँ खर्च किया, किसके फ़ायदे में हुआ। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है उसका जो चेयरमैन है नूर आलम जो है उसने जो है ये इंक्वायरी शुरू की है और साकिब निसार को नोटिस निकाला है कि आप हमारे पास आइए और हमें उस 1000 करोड़ का हिसाब दीजिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो नेशनल असेंबली से ताल्लुक़ रखती है, तो उसने ये नोटिस निकाला है। अब देखें साकिब निसार हाज़िर होते हैं और इसका कोई हिसाब किताब देते हैं या नहीं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमाकर हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।